तो वो जमने लगती है। कोकोनट जो ऑयल होता है वो बिलो रूम टेम्परेचर पे जमने लगता है, 20 डिग्री से वो जमने लगता है, उससे गर्म होना चाहिए उसको। एंड जो घी होता है वो भी जो सैचुरेटेड फैट होते हैं मेनली, वो रूम टेम्परेचर पे जमने लगते हैं। आज थोड़ा लिवर डिजीज इसी से रिलेटेड थोड़ा पढ़ेंगे। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर डेली लाइफ एंड प्रैक्टिस। ये एग्जाम के पर्पज से नहीं है, ये जस्ट आपका बेसिक नॉलेज के लिए कि आपको क्या करना है लिवर डिजीज में। इतना तो आपको पता ही है, पढ़ा ही है आपने कि लिवर डिजीज दैट मीन्स फैट रिस्ट्रिक्शन कर देंगे हम, बिकॉज ऑलरेडी लिवर में फैट डिपॉजिट हो जाता है बहुत सारा। उसका काम ही है फैट को अपने पास में जमा करना, है ना, स्टोर करना। अगर बहुत ज्यादा वो अपने ऊपर स्टोर कर लेता है, बहुत लॉन्ग टाइम से स्टोर करके रखा है और वो यूज ही नहीं हो रहा है, तब फैटी लिवर हो जाता है और वो जो लिवर है प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता। तो हम सभी भी लिवर के बारे में कोई भी डिजीज आया, कोई भी नाम का डिजीज हो, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैट को ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं डिस्कस करूंगी आज। मैम, मेरे बच्चे के लिए की समस्या थी। मैंने उबली हुई सब्जी खिलाई थी उसको। उबली हुई सब्जी जैसे घिया है, कुछ घिए के, कुछ प्याज डाल दिया, थोड़ा सा टमाटर डाल दिया पानी में, और कुछ नहीं डाला। उसको ठंडा होने के बाद पानी पिलाया और वो सब्जी खिलाई। अब 3 दिन में वो बेहतर है, बहुत अच्छा है। अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। बिल्कुल। और कुछ फ्रूट है और कुछ सलाद दिया, बस नॉर्मल साइज में। अब तैयार है मैडम। वेरी गुड, वही करना है आपको। थैंक यू। एंड शुगर भी, लिवर के केस में शुगर भी रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। जो चीनी वाली चीजें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये सब में भी बहुत क्वांटिटी ऑफ शुगर रहता है। पेस्टिसाइड एंड प्रिजर्वेटिव्स, ये सब चीजें भी लिवर पे लोड डालती हैं, तो इनको भी बंद करेंगे। बेसिक जस्ट आप वेजिटेबल फ्रूट्स सफिशिएंट मात्रा में दीजिए, राइस दे सकते हैं। सो लिवर इज अ वाइटल ऑर्गन, ठीक है, मतलब वाइटल दैट मीन्स जिसके बिना हम नहीं जिंदा रह सकते। फॉर मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन, जो टॉक्सिक बॉडी में है उससे उसको बॉडी को निकालता है लिवर। Toxins and bacteria absorbed from the intestine may reach the liver directly and produce injury, ठीक है। जो भी टॉक्सिन्स हैं जो बैक्टीरिया है जो इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है, इंटेस्टाइन को उतना इंटेलिजेंस नहीं है कि क्या कर एब्जॉर्ब करना है, जो भी उसको परमिएबल उसकी सेल्स में जाने के लायक रहेगा वो सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। मे रीच द लीवर, तो लीवर में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा डायरेक्टली एंड फिर लीवर को हार्म करता है। Dietary deficiencies have been shown not only to produce morphological changes in liver but also make the organ more susceptible to the injuries effect of infectious and toxins. तो क्या हो सकता है, टॉक्सिन्स जो भी हैं फूड में, इन्फेक्शंस जो हैं खाने में, इन्फेक्शियस थिंग्स, तो वो लीवर तक इजीली पहुंच जाते हैं। तो हमें जब भी लिवर डिजीज है तो अच्छे से हाइजीन का भी ध्यान रखना है एंड फ्रेश चीजें खानी है एंड फैट तो रिस्ट्रिक्ट करना ही है। न्यूट्रिशन एंड लिवर डिजीज दोनों में क्या रिलेशन है, तो प्रोटीन डिफिशियंसी प्रोड्यूसेस फैटी चेंज एंड इवन नेक्रोसिस ऑफ लिवर सेल्स एंड एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स। The liver can be protected from these changes by the amino acids methionine, choline, and cysteine. The caseinogen of milk and animal protein is rich in methionine.
Therefore, administration of these food items may prevent necrosis of liver cell and deposition of fat within them. बहुत सारे क्या डॉक्टर्स करते हैं कि मिल्क बंद कर देते हैं, मगर जो मिल्क में केसीन है वो ऐसा प्रोटीन है जो आपके लिवर को ठीक करने के काम आता है. तो मिल्क देना है इन दिस केस, बट इट शुड बी लो फैट मिल्क. ठीक है. The carcinogen of milk and animal protein is rich in methionine. Methionine is a kind of amino acid. जो हमने एसेंशियल अमीनो एसिड्स पढ़े थे पहले, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, तो वो उसमें से मेथियोनिन एक है. Therefore, administration of these food items may prevent necrosis of liver cells and necrosis मतलब liver cell का मरना, मरने लगते हैं वो, or deposition of fat within them. By donating of methyl group, methionine produce choline in the body. Cysteine is an amino acid containing sulfur, which too can be formed in the body from methionine. So the amount of protein needed to prevent fatty liver is related to the total calorie intake. तो प्रोटीन ज़रूरी है. आप ये नहीं कि सिर्फ सब्जी और वेजिटेबल एंड फ्रूट्स खिला के होगा, प्रोटीन्स देना पड़ेगा. नेक्रोसिस के केस में जब सेल्स मर रहे हैं, खराब हो रहे हैं, ठीक है, तो रिकवरी के लिए हमने पढ़ा है पहले भी कि रिपेयर के लिए, कोई भी सेल्स का रिपेयर के लिए प्रोटीन लगता है. The amount of protein needed to prevent fatty liver is related to the protein calorie intake. Acute liver failure, जब अचानक से लिवर फेलियर हो जाए, अचानक से किसी भी रीजन से, प्रोटीन एंड अमीनो एसिड आर यूजफुल इन प्रिवेंटिंग लिवर डैमेज and in supplying the building material of the generation of liver. तो फिर क्या करता है, जो अमीनो एसिड्स हैं वो जो बिल्डिंग मटेरियल है, लाइक जैसे घर बनाने के लिए सीमेंट एंड ईंटें लगती है, वैसे ही हमारा जो सेल्स का जो बिल्डिंग मटेरियल है दैट इज प्रोटीन. तो प्रोटीन चाहिए होता है, इसलिए रीजेनरेट करने के लिए, उसको जिंदा करने के लिए. Their administration during acute liver failure and hepatic coma is, however, harmful. Intravenous or oral administration of amino acid or protein hydrolysates should not be done when the liver is severely damaged. तो मुंह से जब बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है तो मुंह से नहीं दिया जाता है, फिर इंट्रावेनस दिया जाता है. ओके. सो बट आपका जब कम है तो फिर मुंह से ही चीजें खानी है. फैट्स में क्या करेंगे, डिपोजिशन ऑफ फैट इन लीवर सेल इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन और टू टॉक्सिक इंजरी ऑफ द लीवर. बहुत ज्यादा फैट डिपोजिशन होने से क्या होगा, प्रोटीन डिफिशियंसी हो जाएगी एंड टॉक्सिसिटी हो जाएगी लीवर के लिए. दिस हैज लेड मेनी क्लिनिशियंस टू, क्लिनिशियंस मतलब जो भी क्लिनिकली काम करते, लाइक अस वी आर क्लिनिशियंस, टू drastically reduce dietary fat during the treatment of liver damage. तो हम क्या करते हैं, ड्रास्टिकली बंद कर देते हैं फैट इनटेक, जैसे कि गगन जी ने किया, बिल्कुल बॉयल चीजें कर दी, नो फैट, कुछ भी और नहीं डाला, तो बिल्कुल ड्रास्टिकली उसको चेंज कर दिया. कहाँ पहले जो इंसान 25-30 ml पर डे खाता था उसको 0 ऑयल में कर दिया. So in fact, fatty changes in the liver do not occur when the usual amount of fat are administrated. As long as protein, mainly of animal origin, are also given. Animal origin मतलब जैसे गाय का घी है ना, भैंस का घी, these are animal origin fat. तो ये भी हम बंद करेंगे. In chronic liver disease, where a high calorie diet is indicated for a prolonged period, unnecessary restriction of fat makes food
unpalatable in hepatic pre-comma and comma. Fats should be withheld from diet as they are not metabolized by the liver. ओके तो अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, केस खराब नहीं है, तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है. देन कार्बोहाइड्रेट्स में क्या करेंगे? Glucose is stored in the body as glycogen in the liver. Glycogen protects the liver cell against damage. तो ग्लाइकोजन चाहिए लीवर को. दैट मीन्स जैसे मैंने बोला राइस भी दे सकते हैं, तो राइस क्या देगा? कार्बोहाइड्रेट देगा जो ग्लाइकोजन बनाएगा. Carbohydrate can be directly metabolized by the tissue, hence in severe liver damage when protein and fats are contradicted. Carbohydrates are useful not only for meeting calorie requirement but also for reducing the endogenous breakdown of protein by their protein sparing effect. What is protein sparing effect? जो जैसे मैंने बताया था पहले भी कि जब एनर्जी नहीं मिल रही है कार्बोहाइड्रेट से तो फिर प्रोटीन एनर्जी देने लगता है. जैसे प्रोटीन 1 ग्राम 4 किलो कैलोरीज देता है एंड कार्बोहाइड्रेट भी 4 देता है, लेकिन प्रोटीन का पहला काम क्या है? रिपेयर करना सेल को. लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट आप नहीं देंगे बॉडी को तो प्रोटीन एनर्जी देने लगेगा, क्योंकि वो तो चाहिए, वो तो बेसिक नीड है, राइट. तो क्यों? ताकि प्रोटीन अपना काम कर सके, अपना स्पेयरिंग इफेक्ट ना करे एंड उसका जो नेचुरली जो काम है, बेसिकली प्राइमरीली जो काम है वो कर सके. तो इसके लिए कार्बोहाइड्रेट देना है. बिकॉज जो लिवर सेल्स हैं उसको रीजनरेट होना है, उसके लिए प्रोटीन लगेगा. Glycogen storage disease occur due to enzyme defect resulting in excessive deposition of glycogen in the liver and kidneys. Vitamin A का भी यहाँ पे रोल क्या है? is stored in the liver by how? जैसे मैंने बताया था बी और सी विटामिन, ये दोनों विटामिन को छोड़ के बाकी सारे फैट सॉल्युबल होते हैं. तो जो लिवर में फैट स्टोरेज है उसके साथ उसमें विटामिन ए भी स्टोर है. ए इज फैट सॉल्युबल विटामिन. ओके, तो ए एंड डी बोथ आर स्टोर्ड इन लिवर. तो अगर लिवर इफेक्टेड होगा तो विटामिन ए भी डिफिशिएंट होगा इंसान. In chronic liver disease, the storage is reduced. Chronic liver disease मतलब बहुत लॉन्ग टाइम से वो लिवर का पेशेंट है, तो फिर क्या होता है? वैसे केस में फैट रिस्ट्रिक्शन रहता है एंड बॉडी बहुत वीक हो जाती है, बहुत पतले हो जाता है वैसे लोग, तो उनमें स्टोरेज नहीं रहता फिर लिवर के पास. तो उस केस में विटामिन ए एंड डी की डिफिशियंसी होने लगती है. So, in chronic liver disease, the storage is reduced. Vitamin D is also stored in the liver. Okay. विटामिन डी कैसे बनता है? सनलाइट से, स्किन की हेल्प से बनता है एंड ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है. तो बॉडी में, जिसकी बॉडी में बिल्कुल फैट नहीं होगा तो उसकी बॉडी में स्टोर नहीं होगा. एंड ज्यादातर आप देखेंगे रिकेट्स के जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत लीन एंड थिन होते हैं. हेपेटिक ओस्टियोडिस्ट्रॉफी, इसमें इन हेपेटिक मीन्स लिवर, ओस्टियो मीन्स बोन, ठीक है. डिस्ट्रॉफी मतलब वो खराब होना. तो दैट मीन्स वहां पे हेपेटिक की वजह से, दैट मीन्स लिवर की वजह से ओस्टियोडिस्ट्रॉफी हो रहा है, मतलब जो बोन है वो खराब हो रहा है, ठीक है. So that means in disease of liver where bile flow is deficient, कम हो गया, विटामिन डी एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट इज डिक्रीज्ड. तो फिर क्या होगा? विटामिन डी भी एब्जॉर्ब कम होगा. प्रोटीन सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस ऑफन स्टॉप द इनटेक ऑफ फैट, राइट. हम फैट में, जॉन्डिस में फैट कम कर देते हैं. ऑटोमेटिकली डिक्रीजिंग लेवल ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन डी. तो फिर क्या होगा? अपने आप ही विटामिन डी की भी डिफिशियंसी उस केस में होने लगती है.
Vitamin D undergoes 25 hydroxylation in the liver to form 25-hydroxy vitamin D. The liver also produces a specific protein that transports vitamin D and which is reduced in liver disease. In chronic liver diseases, changes in the bone produce rickets and osteomalacia and osteoporosis. तो फिर अगर बहुत टाइम से पेशेंट क्रोनिक डिजीज है लिवर का, तो फिर क्या होगा, उसकी बहुत टाइम से हम फैट रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, तो उस केस में हमें ध्यान देना है विटामिन डी डिफिशिएंसी होगा। तो विटामिन डी डिफिशिएंसी के लिए हमने दूसरे सोर्सेस को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा एवरीडे, लाइक सनलाइट एंड ऑल, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज स्टोरेज नहीं है तो एवरीडे आप एटलीस्ट इसको सप्लाई मिलती रहे। ओके, बहुत सारे ऐसे डिजीज लाइक एपिलेप्सी का जो के पेशेंट्स होते हैं मेरे, तो उनमें मेडिसिन भी बहुत चला रहे होते हैं डॉक्टर, स्टेरॉइड चला रहे होते हैं, तो उस केस में लिवर पे भी इफेक्ट होता है। तो उस केस में भी पेशेंट्स को देखा गया है कि उनकी जो विटामिन डी डिफिशिएंसी रहती है, एंड जो भी फैटी लिवर के पेशेंट्स होते हैं उनमें भी विटामिन डी की डिफिशिएंसी रहती है। तो उस केस में हम आई सजेस्ट कि आप मॉर्निंग 15 मिनट्स या इवनिंग 15 मिनट्स सनबाथ करें विथ लेस क्लोथ्स। Now vitamin K. Vitamin K derivatives require the presence of bile for intestinal absorption. They are needed for production of prothrombin by the liver cell. Unlike vitamin A and D, deficiency of vitamin K can rapidly absorbed as low blood prothrombin levels. In early obstructive jaundice, although there is obstruction of bile flow and a reduction in the absorption of vitamin K, the liver cells are relatively healthy and produce prothrombin. So vitamin B group vitamin in general, vitamins of B group have beneficial effect of liver. So B12 एडमिनिस्ट्रेशन कराया जाता है इस केस में। In the patient of intravenous fluid during liver failure, it is most important to look out the evidence of electrolyte imbalance, the amount of urine extracted in presence of edema or ascites and blood urea level। तो जिनमें liver failure है तो उसमें आप देखेंगे एडिमा रहता ही है, लाइक स्वेलिंग रहेगा आइज में, फुट में, एंड कभी कभी होल बॉडी में रहता है। तो हमें सोडियम चेक करना है कि उसका ब्लड में सोडियम कितना है, अगर ज्यादा है तो रिस्ट्रिक्शन करना होता है। एंड सोडियम पोटेशियम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत हेल्पफुल है। कैसे, अगर सोडियम किसी में ज्यादा है तो हम पोटेशियम एडमिनिस्ट्रेट करके भी सोडियम को कम कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट है हाइपरटेंसिव तो उन्हें सजेस्ट करिए आप पोटेशियम वाली चीजें ज्यादा खाने के लिए, लाइक ऑरेंजेस, बनाना, ये सब चीजें वो खाएंगे तो उनमें सोडियम बैलेंस होगा। Sodium is stored in liver during glycogen deposition and released during the breakdown. Serum potassium level should be carefully monitored during the treatment of acute liver disorders. Specially of intravenous feeding is instituted. Intravenous feeding क्या होता है वो भी एक रफली आइडिया कर लीजिए। लाइक इन इंट्रावेनस एक तो ओरल फीडिंग होता है जो मुंह से दिया जाता है, ठीक है। एक सेकंड उससे थोड़ा खराब लेवल, दैट इज नेजल फीडिंग, ठीक है। नेजोगैस्ट्रिक बोलते हैं, नाक से पाइप पर जाती है, ठीक है, एंड वो सीधा गैस्ट्रिक में जाती है, पेट तक,
वो जो पाइप लंबी सी होती है उसको नाक से डाला जाता है और पेट तक उसको पहुंचा दिया जाता है। जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और वो एकदम खाने की इच्छा नहीं करते, कई बार वो नाटक करते नहीं खाना नहीं खाना, तो हम उनको कई बार ऐसे कि डराते भी हैं कि आप खाओ नहीं तो हम उनको नेसोगैस्ट्रिक फीडिंग डाल देंगे, फीडिंग ट्यूब भी बोलते हैं, फीडिंग ट्यूब डाल देंगे। तो फिर वो नहीं चाहते, समटाइम्स उनकी पेशेंट पार्टी भी नहीं चाहते हैं, तो फिर वो थोड़ा खाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें पेशेंट को कुछ नहीं करना होता है, जस्ट पाइप लगी होती है और हमें एक ट्यूब रहती है, तो सिस्टर्स इस ट्यूब में फीडिंग डालती है और वो सीधा पेट में जाता है। मगर हमेशा ओरल फीडिंग नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग से बेटर है। अगर पेशेंट ओरल फीडिंग खा सकता है, मुंह से खा सकता है, तो दैट इज मच बेटर देन नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग। क्यों? उसको हम आरटी फीड भी बोलते हैं, जो नेजोगैस्ट्रिक होता है नाक से पेट तक जाता है, उसको आरटी फीडिंग भी बोलते हैं। आरटी दैट मीन्स राइल्स ट्यूब, वो जो ट्यूब है उसका नाम होता है राइल्स ट्यूब। ठीक है, राइल्स किसी साइंटिस्ट का नाम था, तो उस पे रखा गया। तो नेजोगैस्ट्रिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि नाक से पेट तक वो गया हुआ है। तो वो कंपैरेटिवली इसीलिए खराब है क्योंकि हम उसमें सेमी सॉलिड चीजें दे सकते हैं, राइट। एंड आप जब कोई एक मान लीजिए कोई खिचड़ी है, ठीक है, आप इतनी क्वांटिटी खिचड़ी जो खा रहे हैं बहुत हेल्दी, बहुत वेजिटेबल वाली, ठीक है, जब आप उसको जब पीसते हैं, प्यूरी करते हैं, उसको जो राइस ट्यूब में जाता है वो काफी थिन होते हैं, कंसिस्टेंसी बहुत पतली होती है उसकी, और उसको स्ट्रेन किया जाता है, सॉलिड पार्ट कम रहता है कंपेरेटिवली। तो कोई पेशेंट अगर एक छोटी कटोरी भी राइस मुंह से खा रहा है तो काफी न्यूट्रिशन चला जाएगा कंपेरेटिवली टू अगर उसको हम 50 ml 100 ml भी दे रहे हैं राइस ट्यूब से। तो क्यों? क्योंकि वो बहुत डाइल्यूटेड है, सब पानी की मात्रा ज्यादा है, न्यूट्रिशन जो फूड है, फूड की मात्रा बहुत कम है। तो बेटर कोशिश करना है कि मुंह से खिलाना, जब पेशेंट एकदम नहीं मान रहा, खा ही नहीं रहा है, जब पेशेंट या कॉन्शियस नहीं है, उस केस में तो डालना ही है, तो उस केस में राइस ट्यूब फीडिंग लगाई जाती है। या फिर वो पेशेंट को बार बार उल्टी आ रही है तो उस केस में भी आरटी फीडिंग डाली जाती है। तो सेकेंड इज आरटी फीडिंग। थर्ड इज इंट्रावेनस, लाइक वेन में ही सीधा न्यूट्रिशन डाल दिया जाता है। वो एक रेडीमेड सॉल्यूशंस आते हैं, तो उनको डायरेक्टली इंट्रावेनस डाल दिया जाता है वेन में। और वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, जो रेडीमेड फॉर्मूलाज आते हैं, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी से रेडीमेड बन के आते हैं, उनको जस्ट वेन में कनेक्ट किया जाता है और फीडिंग चली जाती है। लाइक एक एक फीड की जो अमाउंट है, मान लीजिए दिन भर में 8 फीड चलानी होती है, तो एक एक जो फॉर्मूला होता है उसका उसका ही अमाउंट 300-400 रुपीज होता है। तो सबसे बेटर है कि पेशेंट ओरली खाए। जब ऑप्शन नहीं है उसी केस में इसमें डाला जाता है। तो दीज आर द थिंग जो एक डाइटिशियन के लिए जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको ये पता होनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस। So these are kind of feedings. Now अगर हम जो बात कर रहे थे लिवर डिजीज की, उस पर आते हैं वापस। चिली एंड स्पाइसेस क्या रोल है? Many people in tropical countries like India eat heavily spiced food, particularly chilies. हम मिर्ची बहुत खाते हैं, right? The role of chilies and spiced food in the production of liver damage has not been experimentally assessed, but the likelihood remains that irritant spices may damage liver cell and contribute to the development of cirrhosis. तो बाकी केसेस में नहीं, चिलीज हम हर केस में नहीं मना करते, लाइक डायबिटीज एंड ऑल, ये सब में नहीं करते, लेकिन जब डाइजेशन रिलेटेड चीजें हैं तो हम चिलीज एंड स्पाइसेस जो गरम मसाले होते हैं वो हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। आई टेक अ मिनट।
Yeah. So many people in tropical countries eat heavily spiced food. So in this case, in liver case, it should be restricted. In peptic ulcer also, chilies should be restricted because जो रेड चिलीज होती हैं उसमें एक पेपाइन होता है एंड एक कंपोनेंट रिकॉर्ड होता है, आई एम फॉरगेटिंग दैट टर्म. तो वो जो इंटेस्टाइन है एंड जो स्टमक है उसकी लाइनिंग में स्टिक हो जाता है और वो क्लियर नहीं होता इजीली. तो फिर वो इरिटेट होता है और बार बार HCl सिक्रीशन होता है स्टमक में. उसकी वजह से स्टमक जो अल्सर होता है, स्टमक अल्सर, वो बढ़ता है. सो इन दिस केस अल्कोहल की बात आती है. अल्कोहल तो सबको पता है सबसे पहले बंद करने, क्योंकि अल्कोहल खुद भी एक रीजन है लिवर सिरोसिस होने का. तो इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में जो एक्सपेरिमेंट किया गया, इंजरी to the liver by toxic agent and deficiency states enhanced by the stimulants administration of alcohol. तो जो भी प्रॉब्लम थी वो क्या होती है, बढ़ जाती है. This may occur by two mechanisms. Alcohol supply calories that cannot be stored in the liver. Okay, इसमें अल्कोहल में empty calories होती है, उसको बॉडी स्टोर नहीं करता. अल्कोहल में कैलोरीज है, मगर अगर कोई पर्सन है कुछ खा नहीं रहा, जस्ट अल्कोहलिक है, सिर्फ वो अल्कोहल ही लेता है मैक्सिमम टाइम, खाना रेयरली कभी कभी खाता है, तो वो इंसान क्या होगा, एकदम लीन एंड थिन होगा. लेकिन जो पर्सन अल्कोहल भी ले रहा है और खाना भी खा रहा है वो मोटा होगा. ठीक है. Alcohol supply calories that cannot be stored in the liver as glycogen. तो हम उसको बाद में यूज करने के लिए स्टोर नहीं कर सकते. With alcohol intake, there is a proportionate increase in the need of protein and vitamins of the B group. At the same time, stomach irritation by alcohol reduces appetite and food intake. Nutrient deficiency make the liver vulnerable to infection and toxin. तो vulnerable कर देती है, आराम से उसको बीमार होने के लिए रेडी कर देती है, कह सकते हैं. Alcohol is also to the act directly on the lipid metabolism in the liver by enhancing fatty acid synthesis, डिक्रीजिंग फैटी एसिड्स, ऑक्सीडेशन. जो फैटी एसिड्स हैं, उन जो बॉडी में फैटी एसिड्स हैं बनते हैं, दे आर नेसेसरी, लेकिन उनका ऑक्सीडेशन होना भी जरूरी है, उनको टूटना भी जरूरी है. तो ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, वो कम ऑक्सीडेशन होता है उसका. और उस केस में क्या होगा, फैट इधर उधर जाके जमा होंगे, आर्टरीज में जाके जमा होंगे, प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक स्टिमुलेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड फॉर्मेशन. और ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ेगा, जो आपको पता है दैट इज हार्मफुल. ठीक है. HDL जो है गुड फैटी एसिड है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो कम होगा. एंड LDL, VLDL ये बढ़ जाएंगे अल्कोहल जो लोग लेते हैं ज्यादा. In malnourished patient, consumption of alcohol produce acute liver damage and jaundice that resemble virus jaundice. ऐसा लगता है कि वायरस से jaundice हुआ है, लेकिन वो होता है अल्कोहल की वजह से. So इरिटेंट्स जो इरिटेट करते हैं स्टमक को, एंड जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो और जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, उन सबको बॉडी इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है, एंड वो एब्सॉर्ब हो जाते हैं, लीवर तक पहुंच जाते हैं, उसको डैमेज करते हैं. तो ऐसी चीजों को नहीं खाना है, जितना हो सकता है उतना बंद करना है. एंड कोविड के टाइम में मैंने एक्सपीरियंस किया था, बहुत सारे पेशेंट्स क्या कर रहे थे, खुद से काढ़ा बहुत ज्यादा पी रहे थे, स्पाइसेस वाला, और खाना प्रॉपरली नहीं खा रहे थे. तो उस केस में क्या हो रहा था, पेट में तो प्रॉपरली खाना नहीं है और ऊपर से काढ़ा पी रहे हैं. तो काढ़ा पीने से क्या हो रहा है, उनका
इरिटेट कर रहा है वो स्टमक को, क्योंकि दैट इज गर्म होता है वो, उसकी जो उसका जो नेचर है। तो फिर उसकी वजह से उन्हें भूख नहीं लग रही है, भूख नहीं लग रही, फिर वो और खाना नहीं खा रहे। तो ये उनकी कंडीशन को खराब कर रहा था। तो आई जस्ट रिकमेंडेड बार बार खाना, एंड जस्ट यू कैन टेक तुलसी वाटर टी, ओनली तुलसी एंड वाटर, नो स्पाइसेस। तो उससे बहुत अच्छे से पेशेंट्स रिकवर हुए एंड उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो बहुत सारे पेशेंट्स हमने उस टाइम में हैंडल किए हैं। बाहर के भी पेशेंट्स होते थे, दे डोंट गेट तुलसी इन फॉरेन कंट्री, सो उनके उसके केस में जस्ट वार्म वाटर, कुछ भी ऐसा नहीं। दे एडेड टर्मरिक, दे हैव टर्मरिक, इंडियंस हैव टर्मरिक इन देयर एरिया आल्सो। तो जो एक और जो मैंने ऐड किया था, दैट इज टर्मरिक मिल्क एट बेड टाइम, जो इन्फ्लेमेशन को कम करती है, जो एक तरह से एंटीबायोटिक है। तो नाइट में वो, एंड डे टाइम में अगर कुछ पीना चाहते हैं आप गले की सूदिंग के लिए, तो तुलसी वाटर। क्योंकि उसमें ऐसा नहीं हो रहा था कोविड में कि आपको म्यूकस आ रहा है, बार बार बलगम आ रहा है, निकाल रहे हैं। उसमें जस्ट ड्राई कफ काइंड ऑफ हो रहा था, क्योंकि चेस्ट जो है, चेस्ट में बलगम नहीं हो रहा था, कुछ भी म्यूकस नहीं बन रहा था, जस्ट उसके जो वैक्यूल्स हैं वो स्वेल अप हो जा रहे थे, ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से। उसमें कुछ म्यूकस फॉर्मेशन होके म्यूकस निकालना है, ऐसा केस नहीं था कोविड में। तो दैट वाज द थिंग जो एक्सपीरियंस किया। फर्स्ट वेव में इट वाज ओके, सेकंड केस में तो काफी सुनने में आया न्यूज़, डेथ्स एंड ऑल। मगर अगर उनका डाइट सही होती शुरू से एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आल्सो, तो वैसे पेशेंट सफर नहीं किया उन्होंने। तो कोई भी डिजीज है, आपको खाना नहीं छोड़ना, आपको बार बार करके खाना है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो उतनी हेल्दी नहीं है कि आपका पहले का स्टोर भी यूज करे। तो जब भी आपको इन्फेक्शन हो, तो थोड़ा थोड़ा करके खाना है एंड बार बार करके खाना है। दैट इज अ मंत्र ऑफ डाइट इन एनी इन्फेक्शन। जहाँ तक गरम खाने की बात है, कई लोग बहुत ज़्यादा गरम खाते हैं, बहुत ज़्यादा गरम पीते हैं कि गले में जो भी बैक्टीरिया है मर जाए, ऐसा नहीं होता है। जस्ट ल्यूक वार्म से थोड़ा गरम, जबकि इसके सेल्स टॉलरेट करे। बहुत ज़्यादा गरम भी ये पीना बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो जस्ट ल्यूक वार्म भी ले सकते हैं, ल्यूक वार्म से थोड़ा गरम, जो आपको पकड़ने में बने, या आप पकड़े तो आपको अच्छा लगे, ये नहीं कि हाथ जल रहा है और आप पी रहे हैं। तो वो दैट टेम्परेचर इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। So it's 7:43. You can also discuss anything if you want. कुछ भी बताइए, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ केस हिस्ट्री है, तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। Okay. So in winters, try to add flax seeds in your daily diet. जो हम तीसी भी बोलते हैं उसको, उसको कोशिश करिए आप रोस्ट करके, पाउडर करके, आपका दाल में, आपका किसी भी चीज़ में। इवन यू कैन हैव सम लड्डूज इन विंटर्स, लो जागरी पाउडर, मतलब कम मीठा करिए, एंड उसको विंटर्स में खा सकते हैं। एंड बहुत ज़्यादा भी मत खाइए लड्डू, उसका दूसरा ऑप्शन बेटर होगा, क्योंकि मोस्टली लोग ओवरवेट ही होते हैं। तो वहां से एक बस मतलब हम एक लड्डू खाने के लिए हमको बहुत सारे कैलोरी बर्न करना पड़ेगा। तो आप ठीक है, एक दिन में एक लड्डू खा लिया, छोटा लड्डू, फाइन। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि इतने टेस्टी होते हैं कि आप एक बार खाना शुरू करते हैं तो फिर आपको कंट्रोल नहीं होता, और ये कैलोरीज फिर ज्यादा हो जाती है। तो यू कैन ऐड लाइक जो सीड्स है रोस्ट करके रख लीजिए, आप ऐसे भी मंचिंग कर सकते हैं, या फिर आप उनका मिक्स करके पाउडर बना दीजिए। जो तिल होता है ना, वाइट तिल, सेसेमी सीड बोलते हैं इंग्लिश में, एंड फ्लैक्स सीड्स, तो जो तीसी बोलते हैं हिंदी में, ब्लैक कलर के होते हैं। तो उन दोनों को आप रोस्ट करके थोड़ा सा ग्राइंड करके आप रख दीजिए,
उनको खाइए आप आफ्टर फूड या फिर बिफोर फूड या फिर मिड इवनिंग में, ऐसे टाइम में खाइए तो आपका एक रिफ्रेशमेंट भी लग सकता है, आपको शायद टेस्ट में अच्छा लग सकता है, लेकिन आपके लिए न्यूट्रिशियस बहुत होगा। उसमें बहुत अच्छे ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, या फिर आपकी चटनीज में ऐड कर सकते हैं, आपकी दाल में ऐड कर सकते हैं। तो विंटर्स में इनको खाने के लिए ट्राई करिए। पीनट्स आप खा सकते हैं विंटर्स में, हमारा फेस्टिवल्स होते हैं लाइक लोहड़ी में पीनट्स खाए जाते हैं, तिल खाया जाता है, राइट? क्यों? क्योंकि दे आर ऑल्सो गुड इन गुड फैट्स। तो आप चेंजेस करके अपने जो भी सीजनल चीजें हैं उसको ऐड ऑन करिए अपनी डाइट में। एंड लड्डू सबसे लास्ट में ऑप्शन, अगर आप नहीं, आप बच्चे को दे सकते हैं, अगर आप ओवर वेट है या तो ठीक ठाक वेट है तो लड्डू थोड़ा वेट करिए, दूसरे ऑप्शंस आप निकाल सकते हैं। जागरी लड्डू अगर आप बनाना ही है तो आप जागरी लड्डू करिए, क्योंकि शुगर में कैलोरीज कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। एंड मोटा तो अल्टीमेटली दोनों ही करेंगे, जस्ट कंपैरिजन है थोड़ा सा। इसमें गुड़ खाने से थोड़ा सा आपको आयरन भी मिल जाएगा, शुगर खाने से जस्ट कैलोरीज मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप बेटर होगा जैगरी पाउडर यूज करने का कंपैरेटिवली इफ यू वांट टू मेक लड्डूज एंड ऑल। सी समटाइम्स दीज थिंग्स यू कैन हैव, बट जो डेली बेसिस है उसमें ज़रूर चेक करिए, डेली बेसिस में शुगर कट डाउन करिए। तो कट डाउन नहीं, स्टॉप रखिए डेली बेसिस पे, नो शुगर। जॉन्डिस में आई वांट टू शेयर कि जो भी इन्फेक्शियस थिंग है, जॉन्डिस इज इन्फेक्शियस डिजीज, तो इसमें हर चीज कुक्ड होनी चाहिए, बॉयल होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। बट इफ वी टॉक अबाउट कोकोनट वाटर, दैट डोंट नीड टू बॉयल, क्योंकि वो पूरा पैक होता है, तो उसको ले सकते हैं बिना बॉयल किए। जस्ट जो भी पहले से कट फ्रूट्स हैं वो अवॉइड करनी होती है। एंड पानी जो है, जो सप्लाई होके आता है कैंट में या फिर एक्वागार्ड में जाता है, तो उसको भी कोशिश करिए बॉईल करने का। एंड जो फ्रूट्स हैं उनको पील करके खाना है, वॉश करके पील करके। जो भी इन्फेक्शन से रिलेटेड होती है, लाइक पेनक्रिएटिक इन्फेक्शन होता है, जब पेनक्रियाज इन्फेक्शन होता है या फिर लीवर में इन्फेक्शन होता है, जॉन्डिस होता है, तो इन सब की चीज़ों में हम चीज़ें बॉईल करके देने के लिए रिकमेंड करते हैं। पहले से कट नहीं देते हैं, जो भी कट फ्रूट्स है प्रॉपरली पैक्ड सर्व किया जाता है हॉस्पिटल्स में, या फिर कट जो सैलेड्स है वो ही बंद कर देते हैं उस टाइम में, या फिर देना भी है तो प्रॉपरली पैक्ड होके वो जाता है। बिकॉज हॉस्पिटल में इट इज नॉट पॉसिबल कि आप एकदम इमीडिएट काटें, इमीडिएट पैक करें और इमीडिएट पेशेंट को सर्व करें, वो सारे पेशेंट्स को एक साथ जाता है, तो उस केस में मोस्टली सैलेड्स को बंद कर दिया जाता है। एंड फ्रूट के केस में, फ्रूट भी जैसे मिड मॉर्निंग में फ्रूट सर्व किए जाते हैं हॉस्पिटल्स में। ब्रेकफास्ट अर्ली मॉर्निंग होता है, टी होती है, फिर ब्रेकफास्ट होता है, फिर मिड मॉर्निंग में फ्रूट्स होता है, ठीक है। तो जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो इन्फेक्शन वाले पेशेंट है जिनको जॉन्डिस है ना, तो उस केस में बनाना फ्रूट में दिया जाता है, कट फ्रूट नहीं दिए जाते हैं, या फिर होल एप्पल दे देते हैं, तो उससे इन्फेक्शन होने से बचता है। एंड वो भी पूरा रैप होके जाता है। घर में ऐसे पेशेंट्स की केयर बेटर होती है कंपेयर टू हॉस्पिटल। तो जो भी इन्फेक्शन का केस है, हमेशा अगर पेशेंट डिस्चार्ज हो जाए जल्दी, या घर में रहना ज़्यादा बेटर है। कितना भी आपका 5 स्टार हॉस्पिटल हो,
मगर जैसा केयर घर पे होता है वैसा हॉस्पिटल में नहीं हो सकता, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स हैं। वो एरिया हमेशा क्लीन होता रहता है, इवन दो वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, आईसीयू के पेशेंट्स होते हैं। जितना जितना इन्फेक्शियस आईसीयू वार्ड होता है उतना इन्फेक्शियस कोई जगह नहीं है। तो आईसीयू में जाना इज वेरी बैड फॉर एनी पेशेंट। यस, वहाँ पे केयर बहुत रहती है, डॉक्टर्स हमेशा वहीं रहते हैं, लेकिन जितनी जल्दी आईसीयू से बाहर आए पेशेंट उतनी अच्छी बात है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट दूसरी वजह से आईसीयू में रखा जाता है, कोई भी हार्ट डिजीज या कुछ, लेकिन बाद में पेशेंट को कुछ और हो जाता है आईसीयू की वजह से, क्योंकि दैट इज वेरी इन्फेक्शियस एरिया। तो ऐसे कोशिश करना चाहिए कि पेशेंट आईसीयू में ना जाए या फिर जल्दी बाहर आए। आप घर पे ट्रीट कर पाए अगर उनको तो ज्यादा बेटर होगा। लाइक एक पेशेंट था, ही वाज उनका बोन रिप्लेसमेंट हुआ था, नी रिप्लेसमेंट हुआ था, एंड उनके जो फैमिली मेंबर थे वो उनको घर नहीं ले जाना चाहते थे बिकॉज बहुत ज्यादा केयर थी। एंड उनकी मदर जो थी पेशेंट की जो एडमिट थी पेशेंट, शी वाज लेडी, एंड उनका जो बेटा था वो उनको घर नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि उनको लगता था घर में शायद हम उतनी केयर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनको हर चीज पकड़ के कराना, हर चीज करना पड़ा था, क्योंकि उनकी नी रिप्लेसमेंट हुई थी। और उसकी वजह से हॉस्पिटल में रहने की वजह से डॉक्टर उनको डिस्चार्ज कर रहे हैं, फिर भी दे आर नॉट रेडी टू टेक डिस्चार्ज। दे सेड यू टेक इट एट हियर ओनली एंड टेक ट्रीटमेंट। एंड हॉस्पिटल में रहने की वजह से, क्योंकि हॉस्पिटल में उनको इतना मूवमेंट भी नहीं कराया जा सकता है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसकी वजह से उनको इन्फेक्शन हो गया एंड पेशेंट डाइड फॉर इन्फेक्शन। तो ऐसी चीजें भी होती है। तो जितनी अच्छी केयर घर में हो सकती है उतनी अच्छी हॉस्पिटल में नहीं हो सकती। दैट आई एग्री, इवन आई एम अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। So it is time to end the class. किसी को कुछ अगर क्वेरी है तो पूछिए। Thank you very much. Good information about the liver disease and what the precautions newly after corona. There are some IM are also given some new some levels which we supposed to not know better. Now we came to know, and good information for us. Yeah, and nowadays what we have to do, we have to take everyday fruits to make our immunity. Fruits and proteins should be maintained, because ये दो चीजें हैं जो sometimes lacking रह जाती है इंडियन डाइट में। तो उस पे ध्यान देना है कि हमारा फ्रूट रोज हो रहा है कि नहीं, कोई ना कोई, एंड हमारा प्रोटीन हो रहा है कि नहीं। तो उन चीजों पे हमें ध्यान देनी है, ताकि नेक्स्ट अगर कुछ भी ऐसा पेंडेमिक आए तो हम उसके लिए रेडी रहें। राइट, एंड बॉडी वेट मेंटेन करके रखना है कि हम ओवरवेट तो नहीं है, क्योंकि जब भी बॉडी ओवरवेट होती है तो उस पर ओवरलोड होता है। अगर कोई बॉडी है जिसमें 60 kg उनका आइडियल होना चाहिए, लेकिन वो 80 है फैट की वजह से, तो उनमें जितना प्रोटीन सप्लाई होना चाहिए हर सेल तक वो नहीं हो पाता, जो ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए वो नहीं हो पाता, हीमोग्लोबिन सप्लाई नहीं हो पाता। तो इसलिए बॉडी वेट मेंटेन करना जरूरी होता है। ओके, सो आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। थैंक यू मैम। Jai Shri Krishna.